दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो देखने में बिल्कुल आम है, जो हर सुबह अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है, जो स्कूल जाते वक्त डरता भी है और मुस्कुराता भी है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक ऐसी आत्मा छुपी है जिसने सदियों तक देवताओं के साथ लड़ाई लड़ी है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। आज की कहानी में हम देखेंगे कि जब ये बच्चा पहली बार अपनी असली दुनिया में कदम रखता है तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरज की पहली किरण हिडन लीफ विलेज के एक छोटे से घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। नीचे रसोई में चायदानी की सीटी बज रही थी। चावल और मिसो सूप की खुशबू सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तक फैल रही थी और बाहर चिड़िया चहचहा रही थी, बेखबर इस बात से कि जिस सुबह वो गीत गा रही हैं उसमें एक ऐसी आत्मा जागने वाली है जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल नई नहीं है। नारुतो धीरे से उठा और अपने दोनों हाथों को देखने लगा। ना कोई सुनहरी निशानियां, ना कोई चमकता हुआ चक्र, बस एक 9 साल के बच्चे के मासूम हाथ। फिर भी उसे हर बार हैरानी होती थी कि कैसे एक देवता इतनी आसानी से एक बच्चे की त्वचा के भीतर छुप सकता है। सालों तक 2 दुनियाओं के बीच जीने के बावजूद यह एहसास कभी पुराना नहीं पड़ता था। उसने जल्दी से कपड़े पहने, वही नीली कमीज जो कुशीना ने उसके पहले दिन के लिए खासतौर पर चुनी थी, और सीढ़ियां उतरकर नीचे भागा। वो देखो आ गया, आज बड़ा दिन है, घबराए हुए हो क्या? कुशीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाथ में चावल की गोलियों की थाली लिए हुए। थोड़ा सा, नारुतो ने जवाब दिया। पर सच तो ये था कि ये पूरी तरह सच नहीं था। उसने देवताओं से आमने सामने लड़ाई लड़ी थी। उसने अपने नंगे हाथों से पहाड़ तोड़े थे। लेकिन एक साधारण अकादमी की कक्षा, अपने ही उम्र के आम बच्चों से भरी हुई, उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट भर रही थी जिसे किसी भी दिव्य प्रशिक्षण ने कभी तैयार नहीं किया था। मिनातो, जो पहले से ही अपने होकागे वस्त्र पहन चुके थे, दरवाजे से निकलते हुए अपने बेटे के बाल सहलाए और बोले, तुम ठीक रहोगे, बस याद रखना, हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। काश तुम्हें पता होता मैंने कहां से शुरुआत की थी। नारुतो ने मन ही मन सोचा और खुद ही मुस्कुरा दिया। दोस्तों, अकादमी की इमारत गांव के किनारे खड़ी थी। उसकी लकड़ी की दीवारें पीढ़ियों के शिनोबी बच्चों के हाथों से घिस चुकी थीं, जो उससे पहले इन्हीं गलियारों से गुजर चुके थे। नारुतो जब उन फाटकों से अंदर दाखिल हुआ तो उसके भीतर एक अजीब सा मिश्रण था, उत्साह भी और संयम भी। उसने बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर अपने चक्र को छोटा और साधारण बना रखा था। शिबाई ने उसे ये कई बार समझाया था, अपनी माइंड स्पेस की शांत घड़ियों में। एक देवता का चक्र वैसे ही ध्यान खींचता है जैसे एक लौ पतंगों को खींचती है। जब तक तुम इस दुनिया और उसके खतरों को पूरी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक तुम्हें खुद को छोटा दिखाना सीखना होगा। कमजोर नहीं, छोटा, इन दोनों में फर्क है। इसीलिए नारुतो पूरे आंगन में एक आम बच्चे की तरह चला, देखता हुआ, सुनता हुआ, बेहद सावधान कि उसकी असली ताकत की एक भी झलक बाहर ना आ जाए। कक्षा के अंदर लकड़ी की छोटी मेजों की कतारें अलग अलग स्वभाव के बच्चों से भरने लगी थीं। एक शोरगुल मचाने वाला लड़का, जिसके बाल बिखरे हुए थे, अपने साथियों के सामने कुछ दिखा रहा था। पीछे की तरफ एक शांत लड़की बैठी थी जिसकी आंखें हल्के बैंगनी रंग की थीं। वो घबराई हुई नजरों से सबको देख रही थी। और खिड़की के पास एक काले बालों वाला लड़का बैठा था, हाथ बांधे हुए। उसके चारों तरफ एक ठंडी सी दूरी थी जो बाकी बच्चों को खुद ब खुद उससे दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर रही थी, बिना ये समझे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नारुतो की नजरें उस लड़के पर काफी देर तक टिकी रहीं। बिना अपनी टेन नोमे को सक्रिय किए भी वह उस लड़के की शांत दूर की सतह के नीचे कुछ उबलता हुआ महसूस कर सकता था। एक गहरा धूख का कुआं जो किसी गुस्से जैसी चीज के इर्द गिर्द कस कर लिपटा हुआ था। वो नुकसान को जानता है, नारुतो ने सोचा, असली नुकसान। नारुतो कुछ कतारें पीछे बैठ गया, ध्यान न खींचने की कोशिश करते हुए, और चुपचाप कक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगा। सब शांत हो जाओ, मेरा नाम इरुका है और मैं अगले कई सालों तक तुम्हारा शिक्षक रहूंगा। आज से हम हिडन लीफ के शिनोबी बनने की लंबी राह की शुरुआत करते हैं। एक चेहरे पर निशान वाले, हंसमुख दिखने वाले आदमी ने आगे से आवाज दी और पूरी कक्षा तुरंत शांत हो गई। नारुतो ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द को अपने भीतर सहेज रहा था। वो पहले ही ऐसी तकनीकें सीख चुका था जिन्हें दोहराने में महान कागे भी संघर्ष करते। फिर भी
शून्य से दोबारा शुरुआत करने में एक अजीब सी ताजगी थी। एक साधारण कमरे में बैठकर चक्र नियंत्रण की बुनियादी बातें सीखना, मानो उसने अपने पूरे अस्तित्व में कभी चक्र को छुआ ही ना हो। यह अजीब तरीके से एक दूसरे बचपन जैसा महसूस हो रहा था। जो उसने सोचा यह था भी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पहले कुछ हफ्तों की, जो आधे अधूरे परिचित सबकों की धुंध में गुजर गए। नारुतो जानबूझकर उन बुनियादी चक्र नियंत्रण अभ्यासों में लड़खड़ाने का नाटक करता, जिन्हें वो 100 साल पहले, या यूं कहें 100 आयाम वर्षों पहले, बिना किसी गलती के कर सकता था। उसने एक से ज्यादा बार अपनी रूपांतरण जुत्सु में जानबूझकर गलती की, जिससे इरुका की तरफ से एक हल्की सी शिकायत भरी आह निकलती और उसके सहपाठियों की तरफ से हल्की हंसी। खुद को रोकना आसान नहीं था। उसकी देवता प्रशिक्षित प्रवृत्तियों का हर रेशा उसे चिल्लाकर कहता कि वो बस सही तरीके से तकनीक दिखाए और आगे बढ़ जाए। लेकिन हर बार जब वो ऐसा करने के लिए ललचाता, शिबाई के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठते। तुम्हें इंसानियत की रक्षा करने से पहले उसे समझना होगा, और इंसानियत पूर्णता से नहीं, संघर्ष से बढ़ती है। तो नारुतो ने संघर्ष किया, सावधानी से, जानबूझकर, विश्वसनीय तरीके से, और ऐसा करते हुए उसने कुछ ऐसा खोजा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे ये सच में अच्छा लगा। मुश्किल तरीके से एक छोटी सी जीत हासिल करने में एक अजीब सादा सा आनंद था, भले ही वो कठिनाई ज्यादातर एक नाटक ही थी। दूसरे हफ्ते में उसकी पहली सच्ची दोस्ती हुई, जब लंच ट्रे गिरने को लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया। शोरगुल मचाने वाला वही लड़का जिसका नाम नारुतो को अब तक पता चल चुका था, किबा, गलती से एक दूसरे छात्र का खाना गिरा बैठा था, और दोनों एक पूरी तरह से चिल्लाने वाली बहस के कगार पर थे। नारुतो ने बिना सोचे समझे इतना बेतुका मजाक किया कि दोनों लड़के अपनी बहस बीच में ही रोककर उसे घूरने लगे, और फिर अपने आप पर काबू न रखते हुए जोर से हंस पड़े। तुम तो सच में मजाकिया हो, तुम्हारा नाम क्या था फिर से? किबा ने अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा। नारुतो। अच्छा नारुतो, तुमने मुझे पिटने से बचा लिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। यह इतना छोटा, इतना साधारण सा पल था, फिर भी नारुतो पूरे दिन इसके बारे में सोचकर मुस्कुराता रहा। कोई दिव्य मिशन नहीं, कोई ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी नहीं, बस 2 बच्चे गिरे हुए चावल पर हंसते हुए। यही तो है जिसके लिए मैंने प्रशिक्षण लिया, उसने महसूस किया। सिर्फ इस दुनिया की रक्षा करने की ताकत नहीं, बल्कि ऐसा करने की वजह भी। लेकिन दोस्तों, हर दिन इतना आसान नहीं था। अकादमी में 3 हफ्ते बीत जाने के बाद एक सामान्य अभ्यास लड़ाई के दौरान नारुतो का सावधानीपूर्वक नियंत्रण बस एक पल के लिए फिसल गया। उसे तोरू नाम के एक लंबे, ज्यादा आक्रामक लड़के के साथ जोड़ा गया था, जो कौशल से ज्यादा जोश के साथ लड़ता था। नारुतो जानबूझकर पीछे हट रहा था, तोरू को कुछ अनाड़ी वार करने दे रहा था ताकि मुकाबला असली लगे। जब तक तोरू नारुतो की कथित कमजोरी के बावजूद तुरंत हावी न हो पाने से निराश होकर इतनी जोर से और इतने बेकाबू तरीके से घूंसा मारा, जितना उस अभ्यास में मांगा ही नहीं गया था। यह घूंसा सीधे नारुतो के चेहरे की तरफ आ रहा था। आधे सेकंड के लिए, बस आधे सेकंड के लिए, नारुतो की वो प्रवृत्तियां जो 200 से ज्यादा सालों की ट्रेनिंग से बनी थीं, पूरी तरह हावी हो गईं। उसने वो घूंसा 2 उंगलियों से बिना किसी मेहनत के पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिबाई ने कभी पकड़ा था। पूरा आंगन खामोश हो गया। तोरू अपनी ही मुट्ठी को घूरता रहा, जैसे किसी अदृश्य शिकंजे में फंसी हो। इससे पहले कि नारुतो जल्दी से उसे छोड़कर पीछे लड़खड़ाया, हैरानी का नाटक करते हुए। सॉरी, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, नारुतो घबरा कर बोला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इरुका, जो किनारे से यह सब देख रहा था, उसने पूरा नजारा देख लिया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, ठीक शक से नहीं, बल्कि उस तीखी सतर्कता से जो एक शिक्षक की होती है, जिसने अभी अभी किसी बच्चे की स्वाभाविक क्षमता से कहीं ज्यादा कुछ देख लिया हो। उसने कक्षा के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस शाम उजुमा की परिवार के घर एक संदेश पहुंचा, जिसमें इरुका, मिनातो और नारुतो के बीच एक निजी मुलाकात की गुजारिश की गई थी। दोस्तों, नारुतो उस रात अपने पिता के दफ्तर में चुपचाप बैठा था। मिनातो और इरुका के बीच एक लंबी, सावधान नजर का आदान प्रदान देख रहा था। मैंने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया है, मैंने प्रतिभाशाली बच्चे पहले भी देखे हैं, लेकिन आज मैंने जो देखा वो किसी प्रतिभाशाली बच्चे की प्रतिक्रिया नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा
जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इरुका ने धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर अपने शब्द चुनते हुए कहा। मिनातो की नजरें धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ मुड़ी। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत सी चिंता और कुछ ऐसा जो पहचान जैसा लग रहा था, मानो किसी पहेली के टुकड़े जिन्हें वो सालों से धीरे धीरे जोड़ रहा था अब एक कदम और करीब आ गए हों। नारुतो, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? मिनाटो ने नरमी से पूछा। नारुतो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप खिड़की की तरफ देखा, आधा उम्मीद करते हुए कि शिबाई की परछाई वहां खड़ी होकर उसे शांत मार्गदर्शन दे रही होगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह फैसला उसका अपना था। उसने शिबाई की सिखाई हर बात के बारे में सोचा, सिर्फ तकनीकें नहीं, बल्कि वो गहरे सबक भी, भरोसे के बारे में, राज्यों के बोझ के बारे में, इस बारे में कि उन लोगों की रक्षा करने का असली मतलब क्या होता है जिन्हें तुम प्यार करते हो, बजाय इसके कि तुम बस उन्हें सच्चाई से बचाते रहो। मुझे लगता है मुझे आप दोनों को कुछ बताना चाहिए, पर हो सकता है आप यकीन ना करें, नारुतो ने हिचकिचाते हुए कहा। इरुका और मिनातो ने फिर से एक नजर का आदान प्रदान किया। कोशिश करके देखो, मिनाटो ने कहा, और फिर अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार नारुतो ने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे, रुक रुक कर, यह चुनते हुए कि कौन सी सच्चाइयां बताई जाए और कौन सी अभी सील रखी जाए। उसने प्राचीन शिक्षकों के अजीब सपनों की बात की, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा महसूस करने की बात की, ऐसी प्रवृत्तियों की बात की जिन्हें वो पूरी तरह समझा नहीं पाता था। उसने अभी तक देवताओं की बात नहीं की, न ही दिव्य लोकों की, न ही उन शिकारियों की जो एक दिन उसे खोजते हुए आ सकते हैं। शिबाई ने उसे सिखाया था कि कुछ सच्चाइयों को धीरे धीरे समय के साथ बने भरोसे से कमाना पड़ता है, न कि उन लोगों पर एक साथ उड़ेल देना पड़ता है जो धीरे धीरे समझने के हकदार हैं। मिनातो बिना बीच में टोके सुनता रहा। उसका चेहरा अपठनीय था लेकिन शांत। जब नारुतो आखिरकार बोलना बंद हुआ तो कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। हमें इस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। ये जो भी है, तुम जो भी उठाए हुए हो, अब तुम्हें इसे अकेले नहीं उठाना है, मिनाटो ने आखिरकार कहा। नारुतो को अपने सीने में कुछ ढीला होता महसूस हुआ, एक ऐसा तनाव जो उसे पूरी तरह एहसास भी नहीं था कि वो इस नई जिंदगी में आंखें खोलने के दिन से ही उठाए हुए था। इरुका ने अपनी तरफ से बस मुस्कुरा दिया। खैर, प्रतिभाशाली हो या नहीं, तुम्हें अभी भी बाकी सबकी तरह कुनाई फेंकने की परीक्षा पास करनी होगी, कोई शॉर्टकट नहीं। नारुतो हंस पड़ा, एक असली, बिना किसी बचाव के हंसी, बहुत लंबे समय बाद पहली बार। दोस्तों, उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था, शिबाई की जानी पहचानी आवाज फिर से उसकी माइंड स्पेस में गूंज उठी। आज तुमने अच्छा किया, नारुतो अंधेरे में मुस्कुराया। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया। नहीं, और यही सही फैसला था। भरोसा एक एक ईमानदार कदम से बनता है, एक ही बार में सब कुछ उगल देने से नहीं। तुम जितनी उम्मीद थी उससे तेज सीख रहे हो, ताकत में नहीं, समझदारी में। मास्टर, क्या आपको लगता है वो तैयार होंगे जब ओत्सुत्सुकी आएंगे? शिबाई के जवाब देने से पहले एक लंबी खामोशी छाई रही। कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता उसके लिए जो आने वाला है, नारुतो। न देवता, न शिनोबी, न राजा। लेकिन तैयारी असली लक्ष्य कभी नहीं थी। जो मायने रखता है वो ये है कि जब वो आए तब तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और तुम खड़े होने का चुनाव क्यों करते हो। नारुतो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस दिन की छोटी छोटी जीतों की गर्माहट अब भी उसके सीने में बाकी थी। किबा की हंसी, इरुका की समझ, उसके पिता की शांत स्वीकृति। तो फिर मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे पास खड़े होने लायक लोग हों, वो नींद में डूबते हुए बुदबुदाया। दोस्तों, अब यहां से कहानी और गहरी होती है। अगले कुछ हफ्तों में नारुतो की जिंदगी एक अजीब सी लय में बंध गई। सुबह वो एक आम बच्चा था, दोपहर में वो अकादमी का छात्र था, और रात को जब पूरा गांव सो जाता था वो अपनी माइंड स्पेस में वापस चला जाता, जहां शिबाई अब भी हल्के हल्के उसे आगे की राह दिखाता रहता। अकादमी में उसकी दोस्ती किबा से और गहरी होती गई। दोनों साथ खाना खाते, साथ अभ्यास करते, और कभी कभी शाम को गांव की गलियों में घूमते हुए बेवजह की बातें करते। किबा अपने परिवार के कुत्तों की कहानियां सुनाता, और नारुतो अपनी सारी दिव्य ताकत के बावजूद बस एक दोस्त की तरह हंसते हुए सुनता। एक दिन कक्षा में एक नई परीक्षा की घोषणा हुई, निशाना साधने की परीक्षा, जिसमें हर बच्चे को कुनाई और शूरिकन से लकड़ी के निशानों पर वार करना था।
नारुतो जानता था कि वो अपनी आंखें बंद करके भी 100% सटीकता से निशाना लगा सकता है, लेकिन उसने फिर से खुद को रोका। उसने पहला निशाना जानबूझकर थोड़ा चूका दिया, दूसरा सही जगह पर लगाया और तीसरा फिर से थोड़ा किनारे। इरुका ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अच्छी प्रगति है नारुतो, बस अभ्यास करते रहो। नारुतो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अंदर ही अंदर सोचते हुए कि अगर उसने अपनी असली क्षमता दिखाई होती तो शायद पूरी कक्षा में हड़कंप मच जाता। लेकिन कुछ पल ऐसे भी आए जब उसका दिल भारी हो गया। एक दोपहर जब वो अकेला अकादमी की छत पर बैठा था, उसने उस काले बालों वाले लड़के को देखा जो हमेशा अकेला रहता था। वो लड़का दूर कहीं खोया हुआ लग रहा था, जैसे उसकी नजरें किसी ऐसी चीज को देख रही हों जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी। नारुतो ने बिना सोचे समझे टेन नोमे का हल्का सा इस्तेमाल किया, बस एक झलक भर के लिए, और उसे उस लड़के के भीतर एक गहरा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना जख्म अभी भी ताजा हो। नारुतो ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। तुम भी अकेले बैठना पसंद करते हो? नारुतो ने हल्के से पूछा। लड़के ने बस एक नजर डाली, कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से सिर हिलाया, जैसे किसी अनजान वजह से उसे नारुतो की मौजूदगी बुरी नहीं लगी। नारुतो ने मन ही मन सोचा, शायद हर किसी को किसी न किसी वक्त बस चुपचाप साथ बैठने वाले किसी की जरूरत होती है। शायद इसी तरह असली दोस्ती की शुरुआत होती है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। दोस्तों, समय आगे बढ़ता गया। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और नारुतो की जिंदगी में एक अजीब सा संतुलन बनने लगा। दिन में वो सीखता, गलतियां करता, दोस्त बनाता, हंसता, और रात को वो अपनी माइंड स्पेस में जाकर उन गहरे सबकों को याद करता जो उसे एक देवता के रूप में सिखाए गए थे। एक रात शिबाई ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, नारुतो, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने यह जिंदगी चुनी? नारुतो ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है यही वो जिंदगी है जिसकी मुझे जरूरत थी। सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि यह समझने की भी कि उस ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करना है। शिबाई मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सदियों की समझ से भरी हुई थी। यही जवाब है जो मुझे उम्मीद थी। तुम धीरे धीरे वो बनते जा रहे हो जो एक असली रक्षक होना चाहिए, सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे नारुतो की जिंदगी शांति से आगे बढ़ रही थी, कहीं दूर इस दुनिया की सीमाओं से बाहर कुछ और भी हो रहा था। ओत्सुत्सुकी कबीले के कुछ शक्तिशाली सदस्य जो अब तक चुप बैठे थे, धीरे धीरे हरकत में आने लगे थे। एक अंधेरे तारों भरे आयाम में एक विशाल सिंहासन के इर्द गिर्द कई शक्तिशाली हस्तियां इकट्ठा हुईं। उनमें से एक ने अपनी आंखें खोली और कहा, उस बच्चे का चक्र फिर से बड़ा है, यह अब कोई इत्तेफाक नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, अगर शिबाई सच में उसका वारिस बना रहा है तो हमें उससे पहले उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो रोका ना जा सके। एक तीसरी आवाज गहरी और ठंडी गूंज उठी, हमें इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई हमेशा नुकसानदेह होती है, जब वक्त आएगा हम उसे ढूंढ ही लेंगे। और इस तरह दूर आसमान में अनगिनत खामोश दरवाजे खुलने और बंद होने लगे, जैसे कोई वहां से बस देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, वापस हिडन लीफ विलेज में नारुतो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में डूबा हुआ था, बेखबर उस तूफान से जो धीरे धीरे उसकी दुनिया के किनारों पर इकट्ठा हो रहा था। एक शाम जब वो किबा के साथ गांव की गलियों में घूम रहा था, किबा ने अचानक पूछा, नारुतो, तुम कभी कभी इतने शांत क्यों हो जाते हो, जैसे तुम कहीं और खोए हो? नारुतो हंस पड़ा, बस सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अजीब हो सकती है। किबा ने कंधे उचकाए, अजीब बातें करते हो तुम, चलो चलते हैं, माँ ने आज कुछ खास बनाया है। नारुतो मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा, और उस पल के लिए वो बस एक बच्चा था, अपने दोस्त के साथ चलता हुआ बिना किसी दिव्य बोझ के। दोस्तों, यही तो है असली जिंदगी की खूबसूरती, जो एक देवता भी नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उसे जी ना ले। नारुतो अपनी सारी शक्ति के बावजूद हर दिन कुछ नया सीख रहा था, न सिर्फ चक्र नियंत्रण या लड़ाई की तकनीकें, बल्कि दोस्ती, भरोसे और साधारण खुशियों के बारे में भी। उस रात जब नारुतो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, बेखबर उस रात से जो उनके बीच कहीं छुपा हुआ था। नारुतो ने आंखें बंद की और सोचा, चाहे जो भी आए, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, वो अब अकेला नहीं है।
उसके पास दोस्त हैं, परिवार है और एक मकसद है। और दूर उस गांव के ऊपर अनदेखा एक खामोश दरवाजा एक पल के लिए झिलमिलाया और फिर बंद हो गया, जैसे कोई वहां से बस देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। फिलहाल के लिए हिडन लीफ सोता रहा, बेखबर उस तूफान से जो धीरे धीरे उसकी दुनिया के किनारों पर इकट्ठा हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। दोस्तों, अगली कड़ी तब आएगी जब ये वीडियो 5000 व्यूज़, 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स तक पहुंच जाएगा। अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अगला पार्ट नहीं आएगा, इसकी जगह किसी और नए टॉपिक पर वीडियो आएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नारुतो की ये दिव्य यात्रा आगे बढ़े तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइपर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला पार्ट आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।